बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई उस्मान हबीब। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वेलेस को पढ़ा और वेस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। अब वेलेस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और वेस्पर थ्योरी जिन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, जैसे बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन, ये दोनों थ्योरीज नहीं कर सकती। तो इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये बात एक्सप्लेन करेंगे कि दो एटम के दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है। उसके लिए हम लोग वीबीटी थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीबीटी थ्योरी का सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट किसने की। बाद में आपके एमसीक्यूज होता है वीबीटी थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो वीबीटी थ्योरी को दो साइंटिस्ट हिटलर और लेडन ने एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी का मेन एम क्या था? इस थ्योरी का मेन एम ये था कि हाउ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, ये थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती है। वेलेस बॉन्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं? वेलेस बॉन्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट क्या है? बाद दफा आपके एमसीक्यूज होता है कि which one of the following is not the postulate of वेलेस बॉन्ड थ्योरी। आपको एमसीक्यूज में एक वेस्पर का पोस्टुलेट दे दिया जाता है। तो वेस्पर के पोस्टुलेट को, इंटरमिक्सिंग को आप देखेंगे कि अगर आपको वीबीटी थ्योरी के पोस्टुलेट्स आते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं। तो वेलेस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहले पहला पोस्टुलेट ये था कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कि दो एटम के दरमियान में बॉन्ड उस वक्त बन सकता है जब दो एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। फिर वेस्पर थ्योरी ने इसके ऊपर कंडीशन लगा ली कि दो ऑर्बिटल उस वक्त ही ओवरलैप करेंगे जब वो हाफ फिल्ड होंगे। इट्स मीन कि ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरे लफ्जों में वेस्पर थ्योरी का ये पोस्टुलेट ये बात कहना चाहता है कि कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बनाएगा जितने उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल will be equal to number of bond form, कि उतने ही बॉन्ड बनेंगे जितने अनपेयर की तादाद होगी। जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो वो ओवरलैपिंग दो तरह की हो सकती है। एक ओवरलैपिंग पैटर्न जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो वो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। या एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। हेड टू हेड को हम लोग एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। जब कभी भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल मीन ऑर्बिटल एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे, और एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वीबीटी थ्योरी ने उसको सिग्मा बॉन्ड कहा, वीबीटी थ्योरी ने उसको सिग्मा बॉन्ड कहा। और ओवरलैपिंग की दूसरी टाइप पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप कर सकते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग में, पैरेलल ओवरलैपिंग का दूसरा नाम होता है लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग।
लेटरल ओवरलैपिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं, उसे हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। अब हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हेड टू हेड पॉसिबल है और कहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ताकि हम लोग ये एमसीक्यूज क्लियर कर सकें कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप कर सकते हैं और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप कर सकते हैं। अगर दो s एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे एक हाइड्रोजन है दूसरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 होगी। अब इसके पास भी एक s के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके s के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब हम लोग इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो जो s एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी 3 डायमेंशन में स्प्रेड होती है। जब इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग के चांस ही नहीं है। यहाँ पे सारे की सारी जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड टू हेड होगी, चाहे आप इस s ऑर्बिटल को इस साइड से लेके आए, आप इस s को इस साइड से लेके आए, इस साइड से लेके आए, जो s की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है आपको 3 डायमेंशन में x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में सेम मिलेगी। इसलिए इन दोनों के दरमियान में जो ओवरलैपिंग होगी उसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। इट्स मीन कि अगर एक s दूसरे s के दरमियान में ओवरलैपिंग करवाएंगे तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर एक p और दूसरे p के दरमियान में यानी px हो, हमारे पास px और दूसरा भी px हो, तो वहां पर कौन सी बॉन्डिंग बन सकती है? अगर हम लोग इसको भी x एक्सिस के अलॉन्ग लेके आएंगे, इसको भी x एक्सिस के अलॉन्ग लेके आएंगे, तो ये जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इट्स मीन कि px के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह pz को pz के अलॉन्ग लेके आएंगे तो फिर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और इसी तरह py को py के अलॉन्ग लेके आएंगे तो फिर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब हम लोग पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड में क्या होगा, हम लोग इस ओवरलैपिंग को हम लोग लीनियर ओवरलैपिंग कहेंगे। जब लीनियरली ओवरलैप करेंगे तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ, वीबीडी थ्योरी के मुताबिक जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन ओवरलैपिंग। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा करते जाओगे उतनी ही एनर्जी रिलीज होती जाएगी, जितनी एनर्जी बाहर रिलीज होगी उतनी ही जो बॉन्ड की एनर्जी होगी वो कम होगी और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। इट्स मीन कि जो सिग्मा बॉन्ड जब बनाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग हेड टू हेड होती है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड जो ओवरलैपिंग होती है वो मैक्सिमम होती है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड SS के दरमियान भी हो सकता है, दो P के दरमियान भी हो सकता है, और सिग्मा बॉन्ड D के दरमियान भी हो सकता है। कभी हम लोग अगर DXY की ओवरलैपिंग S के साथ करवाएं तो फिर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा? DXY, अगर ये हमारे पास X एक्सिस है, अगर ये हमारे पास X एक्सिस है तो एक लूप ऐसे होगी D की, दूसरी लूप ऐसे होगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो शेप्स थी वो क्लियर करवाई ऑर्बिटल की, तो आप लोग वहां से शेप की वीडियो भी देख सकते हैं कि ऑर्बिटल किन शेप्स के होते हैं। तो एक X एक्सिस होगा, यहाँ पे X एक्सिस, यहाँ पे Y एक्सिस। अगर हम लोग यहाँ से S ऑर्बिटल को लेके आते हैं तो S ऑर्बिटल का हेड इस डबल शेप D ऑर्बिटल के हेड के साथ जब कोलाइड करेगा तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह अगर हम DXY, DX स्क्वायर Y स्क्वायर की ओवरलैपिंग करवाएं PX के साथ तो फिर भी सिग्मा बॉन्ड बन सकेगा। कैसे बन सकेगा? अगर DX की एक लूप X एक्सिस पे है यानी DX स्क्वायर हो जाएगा, और एक लूप इसकी Y एक्सिस पे है DY स्क्वायर हो जाएगा। इसके सामने हम लोग PX लेके आते हैं
तो यहाँ पे ये लूप जो पी एक्स की है ये डी एक्स वाई की लूप के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगी। तो यहाँ पर इसकी जो ओवरलैपिंग होगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी एक्स ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि हेड टू हेड मिल रहे हैं। तो कौन सा बांड बनेगा? सिग्मा बांड। बस हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि जब आप दो ऑर्बिटल को आमने सामने लेके आते हैं तो उनके ऑर्बिटल अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं या एंड टू एंड ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो वहां पे सिग्मा बांड बनेगा। लेकिन अगर वो पैरेलल आ रहे हैं तो फिर वो पाई बांड बनेगा। जैसे एक पी जेड को या एक पी वाई को दूसरे पी वाई के बिल्कुल पैरेलल रखेंगे। जब पैरेलल रखेंगे तो अब जो बॉन्डिंग यहाँ पे बनेगी, वो पैरेलल होगी और इसे पाई बांड कहेंगे। यानी पाई बांड जो होता है वो जो पी ऑर्बिटल है दो पी ऑर्बिटल के दरमियान भी बन सकती है। पाई बांड जो है वो डी ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स के दरमियान भी बन सकती है। जैसे अगर ये डी एक्स वाई है तो इसके सामने मैं डी वाई जेड लेके आता हूँ, ये वाई है ये जेड है, तो इसके सामने इसकी ओवरलैपिंग है, ऐसे करवा देते हैं इसको। तो ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो यहाँ पे पाई बांड की फॉर्मेशन होगी। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज्यादा बांड की स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होती जाएगी उस दौरान जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। कम इस वजह से होगी क्योंकि एनर्जी बाहर सिस्टम रिलीज करेगा, मीन कि वो सिस्टम उस वक्त एक्सोथर्मिक होगा, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। तो बाद दफा आपका एमसीक्यूज होता है कि सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय ऑप्शन ए हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ऑप्शन बी एक्सियल ओवरलैपिंग, ऑप्शन सी एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन लगाएंगे। पाई बांड में जो ओवरलैपिंग होती है वो पैरेलल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, उसको लेटरल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, उसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, अगर हम वीबीटी थ्योरी के मुताबिक कुछ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करें तो उनकी स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करती है वीबीटी, ये भी हम देखते हैं एप्लीकेशन में कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी थ्योरी, इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, जो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है। उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीजन को हम O2 लिखा करते हैं। O2 क्यों लिखते हैं? ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल की ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इससे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दूसरा ऑक्सीजन आएगा जिसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड में हमेशा जब भी दो एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड होता है। तो अब इन दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। इट्स मीन के जो S1s है जो कि K शेल में आता है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये वैलेंस शेल तो नहीं है। वीबीटी थ्योरी के मुताबिक सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके यहाँ पे 2s2 है तो 2s2 और 2p4 जो है ये वैलेंस शेल में आते हैं। तो 2s2 जो है ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। p जो है p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हॉर्न्स रूल के मुताबिक हम लोग सबसे पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इसमें, फिर बाद में इसको पेयर अप कर लेंगे। अब यहाँ पे p यानी वैलेंस शेल में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे इसके px कंप्लीटली फिल्ड है, इसका px कंप्लीटली फिल्ड है, इसका py जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके pz में जो है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इस साइड से अगर दूसरा ऑक्सीजन आप कंसिडर करें तो दूसरे ऑक्सीजन के p में भी यही होगा कि
पी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक पेयर होगा, और इसके भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 2 ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ये एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये दूसरे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके पी में भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पी में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एस कंप्लीटली फिल्ड है। उसकी बात ही नहीं करेंगे कि वो कंप्लीटली फिल्ड है। सिर्फ बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट करेंगे जो अनपेयर्ड होंगे, और जब 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब एक ऑक्सीजन के ऑर्बिटल अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे, एक ऑक्सीजन के ऑर्बिटल अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि एक जो है वो दूसरे ऑक्सीजन के ऑर्बिटल भी अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे, ये px हो जाएगा, इसका भी ये px हो जाएगा, और ये py कहलाएगा, इसका भी ऑर्बिटल py कहलाएगा, और pz, जो pz एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, उसको बॉन्ड नहीं बनाना क्योंकि उसके पास अनपेयर नहीं है। जो मैं शेड कर रहा हूं आपके सामने, इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है, मीन कि इसको बॉन्ड नहीं बनाना क्योंकि इसके पास पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी। तो जो बॉन्ड बनेगा px एक ऑक्सीजन का, px दूसरे ऑक्सीजन का, ये दोनों एक दूसरे के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इट्स मीन के एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले बनता है, और सिग्मा बॉन्ड में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम होती है और ये मैक्सिमम स्टेबल होता है। इसी तरह इसका py इसके py के साथ पैरेलल ओवरलैप करेगा, तो पैरेलल ओवरलैपिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। इट्स मीन कि एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना चाहें तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, तो इसका पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा, दूसरा बॉन्ड बनेगा पाई, तीसरा बॉन्ड बनेगा पाई। हमेशा 2 एटम्स के दरमियान पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है, तीसरा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड होता है। वीबीटी थ्योरी के मुताबिक सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल हेड वाइज मिले, जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करें, और जब एक्सिस के अलॉन्ग एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे तो उस वक्त ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, और जब पैरेलल आएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी 2 न्यूक्लियस के दरमियान में लाई नहीं करेगी। इट्स मीन कि सिग्मा बॉन्ड में जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी 2 न्यूक्लियस के दरमियान में लाई करती है, और जब पाई बॉन्ड बनता है तो सिग्मा जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो 2 न्यूक्लियस से या ऊपर होती है या 2 न्यूक्लियस से नीचे होती है, इसलिए पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर चेक करें, 1s2 2s2 2p3 आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, दूसरे का नाइट्रोजन भी 1s2 2s2 2p3। अब S कंप्लीटली फिल्ड है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 2s2 भी कंप्लीटली फिल्ड है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका 1s2 इसका 2s2 ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ये कंप्लीटली फिल्ड है। अब P की बात करेंगे तो P px होता है, py होता है और pz होता है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं दोनों नाइट्रोजन के केस में, इस नाइट्रोजन के केस में भी, इस नाइट्रोजन के केस में भी। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा px, यहाँ पे py और यहाँ पे pz। इट्स मीन कि एक नाइट्रोजन के ऑर्बिटल px के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, py के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और pz के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी px में 1 इलेक्ट्रॉन है, py में 1 इलेक्ट्रॉन है और pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे px के साथ मिलेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि हेड वाइज ओवरलैप करेगा, py के साथ पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा, pz के साथ पैरेलल ओवरलैप करके फिर पाई बॉन्ड बनाएगा। तो एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के दरमियान में 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे।
अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन वीबीटी थ्योरी के मुताबिक करें तो वीबीटी थ्योरी के मुताबिक क्लोरीन, एक क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दो क्लोरीन के दरमियान में और क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। वीबीटी थ्योरी कहती है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं 17, तो यहाँ पे 10 12 5, इसके p में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस क्लोरीन के p वैलेंस शेल में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये सारे ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है, और कुछ तो वैलेंस शेल में आते ही नहीं है। अगर वैलेंस शेल में भी वो ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड है तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वीबीटी थ्योरी के मुताबिक। वैलेंस शेल के अंदर वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो p के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन मीन 1 2 3 4 5, यानी px py pz। इसके पास भी px py pz। क्लोरीन के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इट्स मीन कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा इन दो क्लोरीन के दरमियान में, यानी एक क्लोरीन के एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे क्लोरीन के ऑर्बिटल में भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो py और pz है वो कंप्लीटली फिल्ड है, उनके पास पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए उन्हें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। तो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब आप कहेंगे कि जो px है वो तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो क्योंकि तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है तो आप px पे वो ऑर्बिटल भी ले सकते हैं जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, यानी आप px में भी एक इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, py में भी एक लिख सकते हैं, pz में। मैं px में एक इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ और यहाँ पे इसका सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूँ, तो एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड होगा, एक क्लोरीन और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड। तो इसी तरह हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल को वीबीटी थ्योरी के मुताबिक एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम के दरमियान कितने पाई बॉन्ड होंगे और कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। और वीबीटी थ्योरी की वजह से हम लोग ये बात बताया करते हैं कि जो अल्केन और अल्कीन होती है उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्केन। क्यों? अल्केन के अंदर सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, अल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड भी होता है, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, इसलिए अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, अल्केन कम रिएक्टिव होता है। तो वीबीटी थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाज मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन थी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मीथेन गैस में एटम्स की बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बोरान हाइड्राइड में BH3 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो थी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद M और T मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपना वक्त मत ज़ाया कीजिएगा। आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी NMD कैट की क्लासेस को जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।